चलिए आज का देखते हैं प्रैक्टिस सेट यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंस के लिए 2018 का क्वेश्चंस है। तो पहला इसमें देखते हैं, पहला सेक्शन है कंप्यूटर्स। इसमें पूछा है इज अ यूजर लेवल सैम्पल फाइल दैट इंक्लूड्स a background layouts, coordinates, font and other design elements that works together to create an attractive finished slide show। यानी कि एक पुनः प्रयोज्य नमूना फाइल है जिसमें एक पृष्ठभूमि लेआउट, समन्वय, फॉन्ट और अन्य डिज़ाइन तत्व शामिल हैं जो एक आकर्षक समाप्त स्लाइड शो बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। पहला इसका ऑप्शन है वाटरमार्क, सेकंड है एनिमेशंस, सी है टेम्पलेट और डी है थिसारस। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा टेम्पलेट्स यानी सी। टेम्पलेट एक फ़ाइल होता है जो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए प्रारंभिक बिंदु की तरह सेवा देता है। कुछ स्थितियों में जब टेम्पलेट को ओपन किया जाता है तो यह प्री फॉर्मेट की तरह कार्य करता है, यानी कि पहले का हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू मेक डुप्लीकेट ऑफ स्लाइड्स। किस स्लाइड की प्रतिकृति यानी डुप्लीकेट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज़ किया जाता है। तो डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल+D होता है, कंट्रोल+N न्यू ओपन करने के लिए, कंट्रोल+S सेव करने के लिए, इस प्रकार। तो इससे सही जवाब हो जाएगा दूसरे का आपका बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टू सेट अ फिक्स्ड कॉलम विड्थ ऑन द स्पेस टैब इन द स्पेस ग्रुप, सेलेक्ट योर टेबल, क्लिक ऑटो फिट एंड सेलेक्ट फिट कॉलम विड्थ। एक निश्चित कॉलम की चौड़ाई सेट करने के लिए किस टैब पर और किस समूह में अपनी तालिका का चयन करें, जिसमें ऑटो फिट पर क्लिक करें और निश्चित कॉलम चौड़ाई का चयन करें। तो इसका हो जाएगा लेआउट सेल साइज। जब आप एक निश्चित कॉलम की चौड़ाई सेट करने के लिए लेआउट टैब पर क्लिक करते हैं, देन सेल साइज समूह में अपनी तालिका का चयन करते हैं, तो आपको ऑटो फिट पर क्लिक करके निश्चित कॉलम चौड़ाई का चयन करने का ऑप्शंस मिल जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा सी। एक्सप्लेनेशन दिया है। MS वर्ड में टेबल के कॉलम की चौड़ाई निश्चित करने के लिए सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद लेआउट टैब के अंतर्गत सेल साइज ग्रुप के ऑटो फिट टूल्स में क्लिक करेंगे, जिसमें यह टाइप करना जिसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रदर्शित होगी, उसमें फिक्स्ड कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे, जिससे कॉलम फिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। MS PowerPoint view that display only text, title and bullets is MS PowerPoint view जो केवल टेक्स्ट, शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करता है, वो क्या कहलाता है। स्लाइडर शॉर्ट व्यू, नोट्स पेज व्यू, स्लाइड शो, आउटलाइंस व्यू। तो MS PowerPoint view that display only text, title and bullets is called outline view। आउटलाइन व्यू। तो MS PowerPoint में आउटलाइंस व्यू स्ट्रक्चर फाइल का आउटलाइन डिस्प्ले करता है जो तत्काल एडिटर एरिया में खुला होता है। दूसरे शब्दों में आउटलाइन व्यू केवल टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है, यानी कि चौथे का डी हो जाएगा। पांचवें का देखते हैं। इन कंप्यूटिंग व्हाट इज़ द टर्म गिवन टू द मैक एंड साइज ऑफ मदरबोर्ड्स। तो मदरबोर्ड में आपको मिल जाएगा फॉर्म फैक्टर, यानी कि कंप्यूटर्स में, इन कंप्यूटर्स फॉर्म फैक्टर इज़ द टर्म गिवन टू मेक द साइज ऑफ मदरबोर्ड, यानी कि इसका हो जाएगा पाँचवें का हो जाएगा आपका ए। पाँचवें का ए। किसी भी कंप्यूटर में फॉर्म फैक्टर कंप्यूटिंग डिवाइस का फिजिकल अरेंजमेंट होता है। वस्तुतः फॉर्म फैक्टर का अर्थ जो कंप्यूटर डिवाइस साइज आदि अरेंजमेंट करता है। मदरबोर्ड में फॉर्म फैक्टर का कार्य शेप और साइज को व्यवस्थित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
डिफाइन द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम इन अ गिवन टाइम। उस डेटा की मात्रा को परिभाषित करता है जिससे एक निश्चित समय में संचार माध्यम में स्थानांतरित किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो होता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ डिफाइंस द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम इन अ गिवन टाइम्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, छठवें का सही जवाब हो जाएगा बैंडविड्थ, यानी कि बी। 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 बैंडविड्थ एक वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क संचार लिंक की क्षमता है जो किसी दिए गए समय में कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्शन पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु में अधिकतम डेटा स्थानांतरित करने के लिए आमतौर पर 1 सेकेंड क्षमता के साथ बैंडविड्थ डेटा ट्रांसफर दर का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? तो ASCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, बी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंस्ट्रक्शन इंटरचेंज, सी है अमेरिकन स्टैंडर्ड केस फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशंस, डी है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंटरचेंज इंटरचेंज। तो इसका सही जवाब है ए, सातवें का ए, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कोड फॉर इंटरचेंज, तो इसमें हो जाएगा आपका हो जाएगा ASCII का पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह 128 अंग्रेजी शब्दों का कोड प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जांपल के लिए अपर केस M का कोड 77 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू रिफर टू ब्रैकेट्स A to 10 फ्रॉम सीट 1 ऑन सीट 3? सीट 3 पर सीट फर्स्ट से कोष्टक A10 को संदर्भित करने का सही ढंग क्या है? तो सीट 3 पर सीट A से कोष्टक A10 को संदर्भित करने का सही तरीका है सीट 3 A10, सीट 3 A10, यानी कि हो जाएगा आपका डी, हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल बार्स प्रोवाइड डिफरेंट ऑप्शंस इन डिफरेंट मास्टर व्यू? निम्नलिखित टूल बार में से कौन सा विभिन्न मास्टर दृश्यों में विभिन्न विकल्प प्रदान करता है? पहला है कॉमन टास्क टूल बार, सेकेंड है ड्राइविंग टूल बार, थर्ड है फॉर्मेटिंग टूल बार और फोर्थ है आपका स्टैंडर्ड टूल बार। तो कह रहा है निम्नलिखित टूल बार में से कौन सा विभिन्न मास्टर दृश्यों में विभिन्न विकल्प प्रदान करता है? तो इसमें हो जाएगा आपका कॉमन टास्क टूल बार, कॉमन टास्क टूल बार, यानी कि 90 का हो जाएगा आपका ए। पावर पॉइंट में 4 प्रमुख टूल बार होते हैं जो प्रेजेंटेशन को बनाने में मदद करते हैं। कॉमन टास्क टूल बार विभिन्न मास्टर व्यू में अलग अलग प्रकार के विकल्प देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर फाइंड एंड रिप्लेस इन नोटपैड? नोटपैड में फाइंड और रिप्लेस के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा इसका सही जवाब 10वें का हो जाएगा आपका सी, यानी Ctrl+H। नोटपैड में फाइंड और रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ SMTP? SMTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इम्पोर्टेंट भी है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका सही जवाब होता है। SMTP का पूर्ण रूप सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, इसका प्रयोग ईमेल में होता है। SMTP एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल होता है। आज के समय SMTP का प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, इन MS एक्सेल फार्मूला विच सिंबल स्पेसाइज द फिक्स्ड कॉलम और रो? MS एक्सेल के सूत्र में कौन सा प्रतीक नियत स्तंभों और पंक्तियों को निर्दिष्ट करता है? तो जहाँ नियत यानी एब्सोल्यूट की बात आती है वहाँ पे डॉलर का यूज़ होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12वें का सही जवाब हो जाएगा आपका 12वें का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो 12वें का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जंक ईमेल इज़ आल्सो कॉल्ड? जंक ईमेल को और भी किस नाम से जानते हैं? जंक ईमेल को स्पैम भी बोलते हैं, यानी कि हो जाएगा 13वें का आपका डी। तो हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है जंक ईमेल को स्पैम भी कहा जाता है। इस प्रकार के ईमेल वैधानिक ईमेल मैसेज नहीं होता है। इस प्रकार ईमेल एक अवांछित ईमेल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्रे कोड फॉर अ बाइनरी नंबर 1112। निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नंबर के लिए सही ग्रे कोड है? तो इसको आपको इस मेथड से हो जाएगा कि ग्रे कोड को साइकिल कोड भी कहते हैं, रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड को ग्रे कोड भी कहते हैं। बाइनरी कोड को ग्रे कोड में बदलने के लिए सर्वप्रथम बाइनरी कोड का पहला बिट यानी MSB को ग्रे कोड का पहला बिट MSB समान होता है। उसके बाद बाइनरी कोड में बचे बिट्स का एक्सक्यूट किया जाता है। फॉर एग्जांपल बाइनरी कोड जैसे 111 दिया है, ग्रे कोड क्या होगा इसका? 11 पहले के सेम होगा, फिर इसमें आपका 11 का 0, फिर 11 का 0, इस टाइप में चेंज होता रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी 14वें का बी। क्वेश्चन नंबर 15 का देखते हैं। व्हाट विल हैपन व्हेन वी प्रेस विंडोज़ प्लस ई? जब हम विंडोज़ प्लस ई एंटर करते हैं तो क्या होगा? पहला, क्लोज द फाइल, फाइल क्लोज हो जाएंगी। बी, क्लोज द विंडोज़ एप्लीकेशन, विंडोज़ अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। सी, ओपन फाइल एक्सप्लोरर यानी फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। और डी है ओपन इंटरनेट ब्राउज़र, इंटरनेट ब्राउज़र खुल जाएगा। तो व्हाट विल हैपन व्हेन वी प्रेस विंडोज़ प्लस ई? विंडोज़ प्लस ई प्रेस करने से ओपन फाइल एक्सप्लोरर होता है, यानी कि 15 का हो जाएगा सी। जब हम कीबोर्ड में विंडोज़ की प्लस ई इंटर करते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द SATA एंड IDE? तो ये होता है टाइप ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव है, तो इसका हो जाएगा 16 का सी। साटा यानी सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट डेटा को कनेक्ट तथा ट्रांसफ़र करता है। यह प्रक्रिया हार्ड डिस्क ड्राइव और कंप्यूटर सिस्टम के बीच होता है, जबकि IDE यानी इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्य कार्य कंप्यूटर मदरबोर्ड डेटा पाथ या बस और कंप्यूटर डिस्क स्टोरेज डिवाइस के बीच होता है। अतः SATA और IDE हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार हैं, यानी कि 16 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 का देखते हैं। इन MS Excel विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले ओनली द करेंट डेट? MS Excel में केवल वर्तमान तिथि को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ होता है? पहला दिया है डेट 0, डेट टाइम 0, नाउ 0 नहीं है, ये सिंबल है, फिर टुडे इस टाइप का। 17 का डी हो जाएगा, यानी कि टुडे 0 टाइप्स का है। MS Excel में केवल वर्तमान तिथि को प्रदर्शित करने के लिए टुडे इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इन MS Word ऑटोमेटिकली मूव द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट when it reaches the right edge of the screen it is called। MS Word स्वचालित रूप से टेक्स्ट को अगले पंक्ति में ले जाता है जब यह स्क्रीन के दाहिने किनारे तक पहुंचता है, यह कहा जाता है। इससे पूछता भी है कैरियर्स रिटर्न या फिर एंटर, टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट फॉर्मिंग, तो इसे टेक्स्ट रैपिंग बोलेंगे, यानी कि 18वें का बी। तो 18वें का हो जाएगा आपका बी। टेक्स्ट ग्राफिक के चारों ओर रैप करता है। जब वर्ड स्वतः टेक्स्ट से अगले लाइन में जाता है तब यह स्क्रीन के दाहिनी ओर राइट साइड पर पहुंचता है, इसे टेक्स्ट रैपिंग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। रिप्रेजेंट द रॉ फैक्ट एंड रिप्रेजेंट मीनिंगफुल डाटा कच्चे तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? तो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स एंड रिपोर्टिंग्स रिप्रेजेंट मीनिंगफुल डाटा। नो, इंफॉर्मेशंस रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट एंड बिट्स रिपोर्टिंग्स रिप्रेजेंट मीनिंगफुल डाटा। इसका सही जवाब है आपका डी, यानी कि हो जाएगा आपका डाटा रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट मीनिंगफुल डाटा। बहुत मस्त क्वेश्चन है कि डाटा क्या रिप्रेजेंट करता है। डाटा आपको कच्चे तत्वों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? डाटा करता है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन सूचना दी जाती है, सूचना रिप्रेजेंट करता है एक मीनिंगफुल डाटा, यानी एक सार्थक आंकड़े का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इन्फॉर्मेशंस करते हैं। ठीक है,
19 का डी है जाएगा। डेटा कच्चे तथ्यों यानी रॉ फैक्ट का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सूचना इन्फॉर्मेशन सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। कोई फैक्ट प्रमाणित सूचना के रूप में नहीं होता तो उसे डेटा कहते हैं। रिकॉर्ड हमेशा कच्चा फैक्ट को प्रदर्शित करता है, जबकि बाइट हमेशा अर्थपूर्ण डेटा या सूचना को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हाट इज रेफरेंस टू मेमोरी? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SSHD? SSHD का फुल फॉर्म क्या होता है? सिलिकॉन स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, सॉलिड सिलिकॉन हाइब्रिड ड्राइव, या फिर सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, या सॉलिड स्टेट हाइब्रिड डिस्क। तो इसका हो जाएगा सी, यानी कि हो जाएगा सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इन अ डॉक्यूमेंट द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन इज कॉल्ड। एक दस्तावेज में लाइनों के बीच ऊर्ध्वाधर स्थान की मात्रा को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर मतलब स्थान कुछ ऐसा हो गया कि जैसे ए आइटम हो गया और इन दोनों के बीच की इसकी बात कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सिंगल स्पेस, लाइन स्पेस, वर्टिकल स्पेस, डबल स्पेस। तो इसे बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग इन अ डॉक्यूमेंट द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन इज कॉल्ड द लाइन स्पेसिंग। किसी भी डॉक्यूमेंट में लाइन के बीच में वर्टिकल स्पेस की मात्रा को लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। ठीक है। या क्वेश्चन नंबर 22 देखो। ट्रू और फॉल्स पूछा है इसमें। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द इंटरफेस बिटवीन अ ह्यूमन एंड मशीन। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन एंड अ मशीन। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मानव और एक मशीन के बीच का इंटरफेस है। सेकंड है ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, ऐसा आंसर में ही दिख गया। या यानी कि पहला। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच यूज़र तथा मशीन के बीच इंटरफेस की तरह कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसे बार बार पूछता भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, यानी कि पहला सही है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है इन एम एस एक्सेल मैक्रोज कैन बी इंसर्टेड यूजिंग द टैब। यानी कि टैब एम एस एक्सेल में मैक्रोज को टैब का उपयोग करके डाला जा सकता है। तो डेवलपर टैब का उपयोग करके डाला जा सकता है। डेवलपर टैब का उपयोग करके डाला जा सकता है, यानी कि 23वें का आपका डी हो जाएगा। या क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 किधर है? क्वेश्चन नंबर 24 इन एम एस वर्ड 2010 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 इज़ यूज्ड फॉर। एम एस वर्ड 2010 में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? टू प्रिंट अ पैराग्राफ, टू एग्जिस्ट वर्ड, टू चूज प्रिंट कमांड, टू अनलॉक एरिया। देखो यहाँ चूज करना और प्रिंट करना में फ़र्क है। प्रिंट कंट्रोल प्लस पी से मार दोगे, लेकिन यहाँ चूज करने की बात कर रहा है। तो प्रिंट कमांड चुनने के लिए यूज़ किया जाता है किसका? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। मतलब जो आपकी ये सब जो आपकी शॉर्टकट की हैं ये सब पूरे याद होनी चाहिए। ट्रिक किधर गई हो? इसका हो जाएगा आपका सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। टू स्पिल्ड अ टेबल इन एम एस वर्ड 2010 प्लेस योर माउस पॉइंटर्स ऑन द रो फ्रॉम विच यू वांट टू स्पिल्ड द टेबल। Click on this tab and click on that button. This is filled the table into two cables. MS Word 2010 में तालिका को विभाजित करने के लिए उस पंक्ति में अपना माउस पॉइंटर रखें जहां से आप तालिका को विभाजित करना चाहते हैं। टैब पर क्लिक करें और फिर बटन पर क्लिक करें। यह तालिका को दो तालिकाओं में विभाजित कर देता है, यानी कि लेआउट और स्पिल्ड टेबल। इसका हो जाएगा लेआउट और स्पिल्ड टेबल, यानी कि इसका हो जाएगा एम एस वर्ड 2010 में तालिका को विभाजित करने के लिए तालिका बोले तो
रो को। ठीक है। MS वर्ड 2010 में तालिका यानी रो को विभाजित करने के लिए उस पंक्ति यानी कॉलम में अपना माउस पॉइंटर रखें जहां से आप रो को विभाजित करना चाहते हैं। लेआउट टैब पर क्लिक करें और फिर स्प्लिट टेबल बटन पर क्लिक करें। यह रो को दो तालिकाओं यानी रोज में डिवाइड्स कर देगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड्स होल्डिंग द टेक्स्ट इज कॉल्ड। द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड होल्डिंग द टेक्स्ट इज कॉल्ड। टेक्स्ट को होल्ड करने वाली स्लाइड पर ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर कैरेक्टर्स वर्ड या कैरेक्टर के स्ट्रिंग जिसका उपयोग स्पेस ग्रहण करने की स्थिति में होती है। प्लेस होल्डर टेक्स्ट को होल्ड करता है, यानी कि हो जाएगा 26 का आपका बी। 26 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISP। तो ISP का फुल फॉर्म बार बार पूछता भी और सब जानते भी होंगे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ISP का पूर्ण रूप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। यह एक संगठन है जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रदान करता है। विभिन्न संगठनों जैसे व्यावसायिक यानी कॉमर्शियल लैब और अन्य प्राइवेट्स में यूज़फुल है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पहले का 27 का पहला। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वेटेड कोड। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारित कोड है? तो इसमें एक्सेस 3 से BCD वगैरह बाइनरी डेसिमल्स वगैरह तो सब ठीक ठाक हैं, लेकिन एक्सेस 3 यहाँ पे एक गैर भारित कोड है। क्वेश्चन नंबर 28 हो गए। क्वेश्चन नंबर 29 किधर है? क्वेश्चन नंबर 28। गैर भारित कोड वे होते हैं जिनकी स्थिति किसी निश्चित मान के लिए निश्चित न की गई हो। गैर भारित यानी नॉन वेटेड के कुछ एग्जांपल्स ग्रे कोड हो गए, जैसे ASII में अभी मैंने पढ़ा था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इस टाइप का पढ़ा था, XS3, ये सब हैं आपके गैर भारित कोड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम करंट स्लाइड इन MS पावर पॉइंट में करंट स्लाइड स्टार्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? शिफ्ट प्लस F5, Alt प्लस F5, कंट्रोल प्लस S और कंट्रोल प्लस F5। पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड को प्रस्तुत आरंभ करने के लिए शॉर्ट कुंजी शिफ्ट प्लस F5 का यूज़ किया जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब हो जाएगा A, शिफ्ट प्लस F5 या। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि इज़ अ सिस्टम फॉर ट्रांसमिटिंग्स इंफॉर्मेशंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए एक प्रणाली है, तो वह है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, यानी कि हो जाएगा 13 का हो जाएगा आपका बी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने की एक प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। द फॉलोइंग स्टेप आर यूज टू ऐड आर वर्ड्स टू अ पैराग्राफ इन अ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड यूजिंग MS वर्ड 2010। MS वर्ड 2010 का प्रयोग करके बनाए गए प्रलेख में अनुच्छेद में सीमा रेखा यानी कि बॉर्डर जोड़ने के लिए निम्नलिखित चरणों का प्रयोग किया जाता है। सेलेक्ट द पैराग्राफ टेक्स्ट दैट यू वांट टू फॉर्मेट। उस अनुच्छेद पाठ का चयन करें जिसे आप प्रारूप करना चाहते हैं। सेकेंड, क्लिक ऑन द होम टैब। होम टैब पर क्लिक करें। थर्ड, क्लिक द बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स बटन्स बॉर्डर्स कमांड टू ऐड और रिमूव बॉर्डर्स। बॉर्डर्स और शेडिंग्स बटन एरो पर क्लिक करें और फिर बॉर्डर जोड़ने या हटाने के लिए बॉर्डर कमांड का चयन करने के लिए क्लिक करें। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस स्टेप। इस विकल्प का चयन करें। तो सबसे पहले किस पे आप क्लिक करेंगे क्या करने के लिए, कि यहाँ पर फिर से क्वेश्चन पढ़ना है कि MS वर्ड 2010 का प्रयोग करके बनाए गए प्रलेख में अनुच्छेद में सीमा रेखा यानी कि बॉर्डर जोड़ने के लिए निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे जिसे आप फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं। फिर आप होम टैब पे क्लिक करेंगे। देन आप बॉर्डर्स एंड शेडिंग बटन बॉर्डर्स कमांड टू ऐड और रिमूव वहाँ पे आप कर सकते हैं, यानी कि इसका हो जाएगा तीसरा नहीं दूसरा बी हो जाएगा। MS वर्ड 2010 का प्रयोग करके बनाए गए प्रलेख में अनुच्छेद में यानी कि बॉर्डर्स जोड़ने के लिए निम्न क्रम का प्रयोग किया जाता है। उस अनुच्छेद पाठ का चयन कर जिसे आप प्राकृतिक रूप से मतलब
चाहते हैं, प्रारूप करना चाहते हैं, होम टैब को क्लिक करें, बॉर्डर्स और साइडिंग बटन से ऊपर क्लिक करें और फिर बॉर्डर्स जोड़ने या हटाने के लिए बॉर्डर कमांड का चयन करने के लिए क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 32 का देखते हैं। इन नोटपैड विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू एक्सेस द हेल्प ऑप्शन। नोटपैड में सहायता विकल्प का प्रयोग करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज़ किया जाता है? तो इसमें F1 का यूज़ किया जाता है, यानी कि 32 का हो जाएगा डी। 32 का हो जाएगा आपका डी, F1। ठीक है। कीबोर्ड में फंक्शन की सबसे ऊपरी कीबोर्ड में फंक्शनल की सबसे ऊपर होती है, फंक्शनल की सबसे ऊपर होती है। नोटपैड में सहायता विकल्प का प्रयोग करने के लिए F1 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। स्टोर informations about the current topics for presentations, the layout of placeholders, bullet characters and other formats that affect all slides in a presentations। एक प्रस्तुति के लिए वर्तमान विषय के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए वर्तमान विषय के बारे में जानकारी संग्रहित करता है। प्लेस होल्डर का लेआउट, बुलेट वर्ड और अन्य स्वरूप जो किसी प्रस्तुत में सभी स्लाइड को प्रभावित करता है। तो हो जाएगा आपका स्लाइड मास्टर, यानी कि 33 का डी। स्लाइड मास्टर टॉप स्लाइड होता है जो सभी प्रकार की सूचनाएं जो थीम में संबंधित हैं उनको संतुलित करता है। स्लाइड मास्टर के द्वारा किसी थीम को आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो। इसमें कह रहा है कि विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू कॉपी द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग्स एंड देन पेस्ट द सेम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग्स। यानी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की प्रतिलिपि बनाने के लिए और फिर उसी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो क्या करना है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू कॉपी पहले करना है टेक्स्ट को, फिर उसी का पेस्ट करना है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, इससे आपकी कॉपी हो जाएगी, या फिर कंट्रोल प्लस सी से भी कॉपी होगी, लेकिन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी से पेस्ट हो जाएगा। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का यूज़ करते हैं, तथा कॉपी किए गए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी का यूज़ किया जाता है। यानी कि ऐसा 34 का आपका सही आंसर हो जाएगा, वो है आपका ए। 35 देखते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर 35। एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। डिस्प्ले पोर्ट्स, HDMI पोर्ट्स है, इथरनेट्स या TCP पोर्ट। तो इसमें एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट TCP पोर्ट नहीं है, इसका अलावा सब है। निम्न विकल्प में से डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट, इथरनेट हार्डवेयर पोर्ट हैं, जबकि TCP पोर्ट हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, यानी कि हो जाएगा 35 का हो जाएगा डी। 35 का सही जवाब हो जाएगा डी। 36 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 कुछ कह रहा है, मदरबोर्ड का भाग नहीं है। इसमें से मदरबोर्ड का भाग नहीं है, तो मदरबोर्ड का भाग कौन कौन सा है? एक्सपेंशंस, कार्ड स्लॉट्स मदरबोर्ड का भाग है, स्टोरेज कनेक्टर भी है, मेमोरी स्लॉट्स भी है, यानी कि DVD ड्राइव नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि मदरबोर्ड को मुख्य बोर्ड भी कहा जाता है। यह मदरबोर्ड या कंप्यूटर के अंदर प्राथमिक सर्किट होता है मदरबोर्ड्स, जिसमें CPU ड्राइव्स और पेरिफेरल्स डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। यानी कि मदरबोर्ड के अंग ये सब सारे आइटम्स हैं AC और D, लेकिन जो DVD ड्राइव है वह मदरबोर्ड के पार्ट्स नहीं है, यानी कि हो जाएगा, यानी कि 36 का सही जवाब हो जाएगा बी। 37 देखते हैं। 37 The part of a chart like legend, title, data, tables, data labels, etc. are known as। चार्ट के कुछ हिस्सों जैसे legend, शीर्षक, डेटा लेबल्स आदि को किस रूप में जाना जाता है? तो चार्ट एलिमेंट्स के रूप में जाना जाता है।
हम अलग अलग चार्ट जैसे चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, डेटा सीरीज टाइटल्स, डेटा लेवल्स के फॉर्मेट्स को परिवर्तित कर सकते हैं। लीजेंड डेटा लेवल्स, डेटा सीरीज, ये सभी चार्ट के तत्व हैं। यानी कि 37 का हो जाएगा आपका बी। 37 का हो जाएगा बी। 37 का बी होगा ना, सी थोड़ी ना होगा। 37 का बी हो जाएगा बी। ये 38 का देखते हैं। 38 का लाइट पेन एंड जॉयस्टिक्स आर, लाइट पेन और जॉयस्टिक्स हैं क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। वे सभी डिवाइसेस जिनके कारण बूटिंग प्रोसेस शुरू होती हैं। वे सभी डिवाइसेस जिनके कारण बूटिंग प्रोसेस शुरू होती हैं। जिन डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक्स हो गया। लाइट पेन्स माउस तथा जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 हैज़ अ फीचर दैट अलाउज एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वर्ड्स और वर्ड कन्फिग्रेशंस बाय मेकिंग अ नोट एट द बॉटम्स ऑफ अ पेज इज कॉल्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में एक सुविधा है जिसके द्वारा किसी पेज के नीचे एक नोट अंकित करके एक शब्द या शब्द विन्यास के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा सकती है। यह सुविधा क्या कहलाती है? तो उससे बोलते हैं फुट नोट। फुट नोट यानी कि 39 का हो जाएगा ए। एक या एक से अधिक सूचनाओं का वह भाग जो पेज के सबसे नीचे भाग में जुड़ा होता है उसे फुटनोट कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 2016 में एक सुविधा है जिसके द्वारा किसी पेज के नीचे एक नोट अंकित करके एक शब्द के बारे में विवेचना की गई होती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, इससे मिलान करना है। या सॉफ्टवेयर क्या है, इसमें इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, एसएसडी क्या है। तो सेट ऑफ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ प्रोग्राम यानी कि पहले का डी हो जाएगा, सब में पहले का डी है, पहले का डी हो जाएगा। और इसमें लाइट पेन, तुम्हारा लाइट पेन आपका क्या है, लाइट पेन। तो सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स, और इसमें जो आपका यानी कि इनपुट डिवाइसेस हो जाएगा लाइट पेन्स, एंड आउटपुट डिवाइसेस में आ जाएगा आपका सेकेंडरी मेमोरी, और एसएसडी में आ जाएगा आपका नो तीसरे का आउटपुट डिवाइसेस हो जाएगा आपका स्पीकर। आउटपुट डिवाइसेस स्पीकर्स एंड एसएसडी सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि हो जाएगा आपका या ए हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। परम इज़ एन एग्जांपल ऑफ, परम किसका एग्जांपल्स है? मिनी कंप्यूटर्स का, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का, सुपर कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स का। तो परम किसका एग्जांपल है? सुपर कंप्यूटर्स का। परम एक सुपर कंप्यूटर है। परम सी डेक द्वारा पुणे में डेवलप किया गया है। परम कंप्यूटर का सबसे आधुनिकतम वर्जन परम ईशान है। परम शक्ति की क्षमता 300 टेराबाइट बिट्स है तथा इसकी क्षमता 1.6 PFLOPS है। ठीक है, 1.6 पीफ्लॉप्स। हाँ, तो इसका भी कोई पूछता है कहाँ विकसित किया जाता है, सी डेक प्रोडे द्वारा ये सब कंप्यूटर्स वगैरह विकसित किए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर्स किसका एग्जाम्पल है? आपका परम का। ठीक है, 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, तो इसमें से क्या क्या है? जो पास्कल वगैरह हैं, जावा हो गया, C++, पाइथन वगैरह, ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज हैं। लेकिन असेंबली क्या है? असेंबली भाषा एक निम्न स्तरीय भाषा है। यह एक कंप्यूटर भाषा है। दूसरे शब्दों में वह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा जिसमें मशीनी भाषा में प्रयुक्त अंकीय संकेतों के स्थान पर अक्षर अथवा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यानी अंक वगैरह के स्थान पर क्या किया जाता है? अक्षर का प्रयोग किया जाता है। वहाँ असेंबली भाषा को प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक भाषा भी कहा जाता है, यानी कि सिंबल वाला भाषा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। द TCP या IP यानी कि स्टैक कंसिस्ट ऑफ, तो जो TCP या IP स्टैक में कितने स्तर होते हैं? TCP IP स्टेटस में 4 स्तर होते हैं जो निम्न होते हैं: एप्लीकेशन लेयर्स, ट्रांसपोर्ट लेयर्स, और तीसरा नेटवर्क लेयर्स, और चौथा फिजिकल लेयर। व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज इन MS वर्ड? MS वर्ड में मैक्सिमम और मिनिमम जून कितना होता है? तो MS वर्ड में 10, मिनिमम 10 होता है और मैक्सिमम 500 होता है। ठीक है,
और MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट में मिनिमम जूम 10 होता है और मैक्सिमम 400 होता है। MS वर्ड में जूम का न्यूनतम और अधिकतम जूम इतना 10 से 500 होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC? तो इसमें हो जाएगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, यानी कि हो जाएगा 45 का D। EBCDIC का पूरा नाम है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। इसको IBM ने बनाया था। IBM एक कंपनी है जो बहुत बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपयुक्त होता है। 46 देखते हैं। इन विंडोज़ 8 व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप? क्या विंडोज़ 8 में डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+Shift+N। नया बनाने के लिए क्या है? Ctrl+Shift+N। विंडोज़ 8 में डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+Shift+N का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। टू ऑटोमेटिकली कीप द लोगो इन द सेम पोजिशन ऑन ईच स्लाइड इंटर इन। प्रत्येक स्लाइड पर स्वचालित रूप से एक ही स्थिति में लोगो रखने के लिए इसमें प्रविष्ट किया जाता है स्लाइड मास्टर में। किसमें? स्लाइड मास्टर में। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रत्येक स्लाइड पर स्वचालित रूप से एक परिस्थिति में लोगो रखने के लिए इसे स्लाइड मास्टर में प्रवेश दिलाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। इज द फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 बाय विच यू कैन कॉपी योर एनिमेशंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन ऑब्जेक्ट फ्रॉम देयर टू अनदर ऑब्जेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 की वह विशेषता है जिसके द्वारा आप किसी विषय ऑब्जेक्ट में पहले से विद्यमान अपने मनचाहे एनिमेशन की वहाँ से दूसरे विषय ऑब्जेक्ट्स में प्रतिलिपि निर्मित कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? 48 का D एनिमेशन पेंटर कहते हैं। एनिमेशन पेंटर, एनिमेशन पेंटोस माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 की वह विशेषता है जिसके द्वारा आप किसी विषय में पहले से विद्यमान अपने मनचाहे एनिमेशन की वहाँ से दूसरे विषय में प्रतिलिपि निर्मित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USB? USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है। USB का पूर्ण रूप यूनिवर्सल सीरियल बस है। यह कंप्यूटरों को बाह्य उपकरणों और अन्य उपकरणों के बीच कनेक्शन, संचार या बिजली आपूर्ति के लिए कनेक्शन स्थापित करता है, जैसे कंप्यूटर्स, कीबोर्ड, मॉनिटर या प्रिंटर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंटर द करेंट टाइम्स एंड डेट इन अ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड यूजिंग नोटपैड? नोटपैड का प्रयोग करके बनाए गए प्रलेख में वर्तमान समय और दिनांक प्रविष्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F5 का। नोटपैड की बात की है, F5। F5 एक फंक्शनल की है जिसका प्रयोग नोटपैड में वर्तमान समय और दिनांक प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर समाप्त हो गया। अब देखते हैं GS का पार्ट्स। इसमें कंप्यूटर 50 क्वेश्चन जिसमें आपके सिर्फ क्वालिफाई करना है, यानी कि 20 मार्क्स सही है मिनिमम, और माइनस मार्किंग है 1/4। और इसमें सामान्य अध्ययन में आपके 25 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग में 45 क्वेश्चन, फिर सामान्य हिंदी के होंगे 55 क्वेश्चन, फिर सामान्य इंग्लिश के होंगे 55 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 180 हैं इसको, ठीक है। तो देखते हैं आपका GS। पहला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी विस्तार को क्या कहा जाता है? भारत के वेस्टर्न कोस्ट के जो सदर्न एक्सपेंशन है उसे क्या कहा जाता है? मालाबार तट, मरीना तट या कोंकण मैदान या फिर उत्कल मैदान। भारत का पश्चिमी तट 3 भागों में विभाजित है जिसका दक्षिणी विस्तार मालाबार तट कहलाता है, यानी कि आपका पहले का जो सही जवाब हो जाएगा वह है A। पश्चिमी तट का विस्तार 6 राज्यों में छः राज्यों में है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, जिसमें से गुजरात से गोवा तक कोंकण तट, गोवा से मैंगलोर यानी कर्नाटका तक केनरा तट तथा मैंगलुरु से कन्याकुमारी तक मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। इसमें जो मालाबार तट है और केनरा तट्स और कोंकण वगैरह ये सब ध्यान में रखने योग्य हैं, क्योंकि ये सब बार बार क्वेश्चंस में अल्टरनेट पूछता है। उत्कल मैदान का विस्तार गंगा के डेल्टा से उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में महानदी डेल्टा तक है। उत्कल मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो गंगा के डेल्टा से उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में महानदी डेल्टा तक है। मरीन तट चेन्नई में स्थित विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तट है। कौन? मरीन तट चेन्नई में सिचुएटेड है, जो कि वर्ल्ड का सेकेंड सबसे बिगेस्ट कोस्ट लाइन है। यह पर्यटकों की यानी टूरिज्म के
का आकर्षण सेंटर भी है। इसका देखते हैं सेकंड क्वेश्चंस। ओलंपिक खेलों में किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता था? तो पहला है अभिनव बिंद्रा, सेकंड है विजेंद्र सिंह, थर्ड है लिएंडर पेस और डी है राज्यवर्धन सिंह राठौर। दूसरे का सही जवाब है अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों यानी 2008 बीजिंग में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा हैं। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल्स स्पर्धा में इस स्वर्ण पदक हासिल किया था। अभिनव बिंद्रा को अर्जुन पुरस्कार 2000 में दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न तथा पद्म भूषण 2009 से सम्मानित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो प्रक्षेपित निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह संचारित उपग्रह है? कार्टोसैट 2F, INS 1C, माइक्रोसैफ्ट TD, जीसैट 17। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, तो इसरो का जो सैटेलाइट्स है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वह है जीसैट 17। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो के द्वारा प्रक्षेपित जीसैट 17 एक संचारित उपग्रह है। 29 जून 2017 को कोरू, फ्रेंच गुयाना से यूरोपियन एरियन स्पेस के एक भारी परीक्षण यान के द्वारा इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल है। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल है, जिसे जून 1981 में फ्रेंच गुयाना में प्रक्षेपित किया गया था। बात करते हैं इसरो की। तो इसरो का जो गठन हुआ था वह मतलब इसरो जो से मतलब अंतरिक्ष लेवल वाला सारे चीज़ करने के लिए, स्पेस वाला सिस्टम, ये सब स्पेस से रिलेटेड वर्क्स जितने होते हैं साइंटिस्ट रिलेटेड, ये सब करने निगरानी करने के लिए सब इसरो का गठन किया गया है। और DRDO डिफेंस लेवल्स पे काम करता है। तो इसरो क्या है? इसरो की गठन हुआ है 1969 में इसकी गठन हुई है इसरो की। और इसरो का जो हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में है। या उसके जो से इसरो के जो चेयरमैन हैं वह हैं आपके सोमनाथन करके हैं इसके चेयरमैन्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में सिक्कों का उत्पादन नहीं होता है? तो कहाँ कहाँ होता है उसको देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश हो गया, और अलीपुर कोलकाता पश्चिम बंगाल, सैकाबाद चेरियापल्ली हैदराबाद तेलंगाना, नोएडा उत्तर प्रदेश यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में तो होता है। दूसरा अलीपुर कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल में होता है। तीसरा सैकाबाद चेरियापल्ली स्थान यानी हैदराबाद के तेलंगाना वाले इलाके में होता है। चौथा नोएडा उत्तर प्रदेश में होता है। सिक्का ढालने का अधिकार केवल भारत सरकार को है, दूसरे लोग नहीं ढाल सकते। तो चौथे का सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि बिहार में सिक्का जनरेट नहीं किया जाता है। सिक्का जनरेट कहाँ कहाँ से होता है? तो मुंबई महाराष्ट्र में, अलीपुर यानी कि वेस्ट बंगाल, ऐसे समझिए, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, और तेलंगाना के हैदराबाद में, नोएडा उत्तर प्रदेश के नोएडा में। पाँचवा देखते हैं, नाफ्टा का पूरा नाम क्या है? नाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? तो नाफ्टा का नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। नाफ्टा का पूरा नाम नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता है। नाफ्टा 3 उत्तरी अमेरिकी देशों जैसे साउथ अमेरिका कंट्रीज हैं, कनाडा हो गया, मैक्सिको और USA के साथ के मध्य वहाँ की सरकारों के द्वारा मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए एक समझौता पत्र है जो 1 जनवरी 1994 से को लागू हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ 8 अगस्त 2018 को मनाई गई थी। कौन सी वर्षगांठ थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की 76वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2018 को मनाई गई थी। तो 2022 को हो जाएगा आपका 76 4 80वां वर्षगांठ। 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया तथा इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की वंस अपॉन अ टाइम्स इन इंडिया अ सेंचुरी ऑफ इंडियन सिनेमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें है राजीव मनसद जी हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? पोलो, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। मलेशिया एवं इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन एवं ईरान का राष्ट्रीय खेल पोलो है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया का क्या है? बैडमिंटन है। चीन का टेबल टेनिस, ईरान का पोलो है। प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो यह हैं आपके देविका रानी जी हैं। प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की प्रथम प्राप्तकर्ता 1970 में देविका रानी थी, जिन्हें 17वां पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके पहले 16 आयोजित समारोहों में किसी को भी यह पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया। देविका रानी को भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1958 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। वर्ष 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता रजनीकांत को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10। कंप्यूटर्स के लिए सी क्रमादेशीय भाषा यानी कि जो सी सी प्लस प्लस वगैरह हो यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्होंने किसने विकसित किया था? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित किया था? तो डेनिस रिची ने इसे विकसित किया था। सी लैंग्वेज एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे सन 1969 से 1973 के माध्यम डेनिस रिची के द्वारा विकसित किया गया था तथा इसका आविष्कार मुख्य रूप से एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में हुआ था। यानी कि कंप्यूटर्स के सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कारक या विकसित किसने किया था? तो डेनिस रिची ने किया था। डेनिस रिची ने किया था। 10वें का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नासा ने निम्नलिखित में से किस ग्रह के लिए अपने मिशन में अंतरिक्ष यान जूनो प्रक्षेपित किया था? बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र। तो इसमें बृहस्पति के लिए किया था। नासा ने बृहस्पति शुक्र के लिए अपने मिशन में अंतरिक्ष यान जूनो शोधन यान को 5 अगस्त 2011 को प्रक्षेपित किया। जूनो की मदद से बृहस्पति ग्रह की संरचना एवं इसके वातावरण का अध्ययन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। मुई बोरोक निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय व्यंजन है? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 12वें का हो जाएगा सी यानी कि त्रिपुरा। मुई बोरोक त्रिपुरा की स्थानीय और बेहद लोकप्रिय व्यंजन है। सवसीर मिजोरम की है। मसूर ठेंगा असम एवं स्मोक्ड पोर्क इन सेंगमोरा साक अरुणाचल प्रदेश का है। स्थानीय एवं लोकप्रिय व्यंजन हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों के पश्चिमी छोर में भारतीय रेगिस्तान है? भारतीय रेगिस्तान यानी डिजर्ट है। उडगाकल, शिवराय, जावड़ी, अरावली। तो 13वें का डी हो जाएगा यानी कि अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली पर्वतमाला पहाड़ियाँ भारत के 4 राज्यों मुख्यतः राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक फैली हुई है। इस पर्वतमाला का लगभग 80% भाग राजस्थान में है तथा यह राजस्थान को उत्तर से दक्षिण की ओर 2 भागों में बांटती है। इसके वेस्टर्न में विशाल थार यानी कि डिज़र्ट का मरुस्थल स्थित है। अरावली की सबसे ऊंची यानी कि हाईएस्ट पीक ऑफ जो अरावली है उसकी चोटी का नाम है गुरु शिखर। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। 1722 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। रूममेट मठ किस राज्य में स्थित है? रूमटेक मठ किस राज्य में सिचुएटेड है? आंध्र प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश में। तो रूममेट मठ यानी कि 14वें का सी हो जाएगा जो कि सिक्किम में सिचुएटेड है। रूमटेक मठ सिक्किम में स्थित है। इसे सिक्किम का सबसे पुराना बौद्ध मठ माना जाता है। इस मठ में बहुमूल्य थंगा पेंटिंग तथा बौद्ध धर्म के कश्यप संप्रदाय से संबंधित अनेक वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इंटरनेट के पहले सर्च इंजन की रचना किसने की? टिम बर्नर्स-ली ने, एलन एमटेज ने, विल वोगेल ने या फिर क्वेंटिन स्टेफर्ड फ्रेजर ने।
तो 15वें का हो जाएगा आपका बी। 15वें का आपका हो जाएगा बी। यानी इंटरनेट के पहले सर्च इंजन की रचना एलन एमटेज 1990 ने की। सर्च इंजन का एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या स्क्रिप्ट है जो यूज़र को इंटरनेट की मदद से शब्दों की खोज के लिए डॉक्यूमेंट्स और फाइलों की खोज का परिणाम देता है। यानी कि इसकी खोज किसने किया था? एलन एमटेज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। छत्रपति शिवाजी के शासनकाल के दौरान राज्य की वित्तीय स्थिति यानी हेल्थ के लिए उत्तरदायी मंत्री को क्या कहा जाता था? मंत्री, पेशवा, दाबीर, मजूमदार। छत्रपति शिवाजी के शासनकाल के दौरान वित्तीय स्थिति का जो लेखा जोखा करता था उस मंत्री को क्या कहा जाता था? उसे मजूमदार कहा जाता था। मजूमदार कहा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। यानी कि 17वें का हो जाएगा ए। प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को फ्रेडरिक एबर्ट जर्मनी का चांसलर के द्वारा युद्ध विराम की स्थिति पर हस्ताक्षर करने के फलस्वरूप समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआती 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के कारण हुई। यह युद्ध 4 वर्षों तक चला तथा इसमें 37 कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया था, भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ऊर्जा कंपनियों के साथ साझेदारी में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग यानी कि DIPP ने ऊर्जा क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए कौन सा कार्यक्रम आरंभ किया है? श्रेष्ठता हेतु सहयोग, श्रेष्ठता हेतु एकीकरण, नव प्रवर्तन हेतु सहयोग, नव प्रवर्तन हेतु एकीकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, यानी नव प्रवर्तन हेतु एकीकरण। नव प्रवर्तन हेतु एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। नाबार्ड को किस पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में स्थापित किया गया था? तो नाबार्ड को 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन कमेटी की सिफारिश के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए की गई थी। इस बैंक का हेडक्वार्टर्स मुंबई यानी महाराष्ट्र में स्थित है। 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985 ईस्वी तक रहा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। क्वेश्चन नंबर 21। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं जिसने 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। तो वो व्यक्ति था हैरी एस ट्रूमैन। हैरी एस ट्रूमैन उस समय के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जिसने आदेश दिया था जापान पर परमाणु बम गिराने का। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय तथा नागासाकी पर फैट मैन नामक परमाणु बम गिराए गए थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। नाटो का पूरा नाम क्या है? नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई तथा इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में स्थित है। नाटो एक सैन्य संगठन है जिसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों की राजनीति, स्वतंत्रता और सैन्य सुरक्षा को बनाए रखना है। इसमें कुल 30 देश शामिल हैं। नॉर्थ मैसिडोनिया 6 फरवरी 2009 को नाटो का 30वां सदस्य बना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वेलकली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से जुड़ा सैन्य नृत्य है? गोवा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका। वेलकली आपका केरल से जुड़ा हुआ नृत्य है। वेलकली केरल राज्य का पारंपरिक सैन्य नृत्य यानी कि मार्शल डांस है, जिसे नायर समुदाय द्वारा मंदिर उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है। इस नृत्य में पांडवों और कौरवों के बीच लड़ाई के दृश्य का चित्रण किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। हरियाणा हाल ही में भारत में खुले में शौच मुक्त राज्य बना। तो कौन सा राज्य बना? तो पांचवा राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर ये तो ख़त्म हो गया, ठीक। आइए दोस्तों, अब देखते हैं जनरल हिंदी में थोड़ा क्वेश्चन होंगे 55। तो पहला क्वेश्चन है, मुक्त शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? वाचाल, निर्वाक, बड़बोला या फिर आवाक। मुक्त शब्द का विलोम वाचाल यानी बड़बोला का विलोम गुमसुक, निर्वाक का शवाक तथा आवाक का विलोम शवाक होता है। यानी पहले का आपका हो जाएगा ए, यानी कि मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वाचाल। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अलंकार से अभिप्राय है। अलंकार से क्या अभिप्राय है? सौंदर्य के पर्याय तत्व या फिर शोभाजनक तत्व या फिर जिन की शोभा बढ़ाई जाती है या शोभा वर्धक तत्व। तो अलंकार से अभिप्राय है शोभा वर्धक तत्व, यानी कि दूसरे का हो जाएगा डी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। वो शोभा अब दूसरों की बढ़ाते हैं, मतलब जिस वर्ड्स में लगते हैं वो सबकी बढ़ाते हैं, ना कि शोभाजनक तत्व हैं, मतलब पहले से शोभाजनक हैं। जिनकी शोभा बढ़ाई जाती है उनकी नहीं बढ़ाई जाती है, उनके द्वारा किसी और चीज़ की बढ़ाई जाती है, सौंदर्य के पर्याप्त तत्व वगैरह। तो ये सब ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो शब्दों यानी अलम तथा कार से बना है। अलम का अर्थ भूषण अर्थात जो अलंकृत करे या भूषित करे, तथा कार का अर्थ है करने वाला, अतः वे तत्व जो काव्य को अलंकृत करें या भूषित करें अलंकार कहलाते हैं। अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में रस विवेचन करते हुए संचारी भावों की संख्या कितनी बताई गई है? वो है 33। भारतीय काव्य शास्त्र में रस का विवेचन करते हुए रस के 4 अवयव या अंग बताए गए हैं, जिसमें रस के 4 अंग हैं। एक अस्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा है संचारी या व्यभिचारी भाव। यानी कि अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं, जिनकी संख्या 33 मानी गई है। जबकि अस्थायी भावों की कुल संख्या 9 बताई गई है और विभाव की संख्या 11 तथा अनुभाव की संख्या 8 मानी गई है। यानी कि संचारी भावों की संख्या कितनी हो जाएगी? 33, और अस्थायी भावों की संख्या 9 और विभाव की संख्या हो जाएगी आपकी 11 हो जाएगी, और अनुभाव की संख्या 8 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, अपनी डफली अपना राग का सटीक अर्थ क्या है? बिना सोचे समझे काम करना, अपना गीत संगीत सुनाना, अपने लोगों से मिलना, किसी व्यवस्था को न मानकर मनमानी करना। तो किसी व्यवस्था को न मानकर मनमानी करने का मतलब है अपनी डफली अपना राग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथे का डी। 5वें का देखते हैं। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे भ्रम पैदा हो रहा है, मतलब संदेह पैदा हो रहा है कि मतलब नारी है कि सारी ही की नारी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? संदेह। जहाँ दो वस्तुओं या उनके गुणों में इतनी समानता हो कि उनमें अंत तक संदेह की स्थिति बनी रहे, वहाँ संदेह अलंकार होता है। इसका हो जाएगा 5वें का डी। 6वें का देखते हैं। वीर रस के कितने प्रकार माने जाते हैं? वीर रस के कितने प्रकार माने जाते हैं? 4, 5, 2, 7। तो वीर रस के 4 प्रकार माने जाते हैं। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलकर उत्साह नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति करते हैं, वहाँ वीर रस होता है। भरत मुनि ने वीर रस के 3 प्रकार बताए हैं: दानवीर, धर्मवीर तथा युद्धवीर बताए थे। परंतु आधुनिक रस शास्त्रियों ने वीर रस के 4 प्रकार दानवीर, युद्धवीर, धर्मवीर तथा दयावीर बताए हैं। यानी कि 6वें का हो जाएगा आपका ए। यानी वीर रस के कितने प्रकार माने जाते हैं? 4 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधु बरसाने वाला कौन? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? लाटानुप्रास, अत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास या श्रुत्यानुप्रास। तो 7वें का हो जाएगा सी, यानी वृत्यानुप्रास। जहाँ अनेक व्यंजनों की अनेक बार स्वतः व क्रमशः आवृत्ति हो,
आवृत्ति हो वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधु बरसाने वाला कौन, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वृत्यानुप्रास, यानी कि यहाँ पे क वर्ड्स बार बार आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति यानी उत्प्रेक्षा, अनवन्य, यानी जहाँ बढ़ा चढ़ा के बात की जाए वहाँ पे क्या होता है, अतिशयोक्ति होता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 8वें का ए। 9वें का देखते हैं, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यहाँ कौन है। तो यहाँ पे भ्रांति मान होना चाहिए, भ्रम पैदा हो रहा है। तो 9वें का देखते हैं कौन सा है सही। 9वें का हो जाएगा आपका 9वें का भ्रांतिमान है। ठीक है, जब सादृश्यता अर्थात एक जैसी दिखाई देने के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भांति से देख कर हुआ सहसा सुख कौन मौन है, सोचता है अन्य सुख यहाँ कौन है। उपर्युक्त पंक्तियों में नाक का मोती तथा अनार के दाने में भ्रम हो रहा है, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली आंतरिक और मानसिक चेष्टाओं को क्या कहा जाता है। मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली आंतरिक और मानसिक चेष्टाओं को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अनुभाव। मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली आंतरिक मानसिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, कायिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, वाचिक अनुभाव और आहार्य अनुभाव। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बसंत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। बसंत शब्द का पर्यायवाची है कुसुमाकर। दिए गए विकल्प में बसंत का पर्यायवाची शब्द कुसुमाकर है। शेष तीनों बसंत से असंगत है। बसंत के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं ऋतुराज, ऋतुपति, बहार, मधुमास इत्यादि। झगड़ालू शब्द किस प्रकार का शब्द है, विदेशी, तत्सम, तद्भव, देशज। तो झगड़ालू है आपका देशज। प्रश्न झगड़ालू देशज शब्द है। स्थानीय बोलचाल से बने शब्द, स्थानीय बोलचाल से बने शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का प्रमाण नहीं है देशज शब्द कहलाते हैं। झगड़ा मूल शब्द है जिसमें लू प्रत्यय जुड़ जाने पर झगड़ालू शब्द का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस, अद्भुत रस। तो इसमें हो जाएगा आपका 13वें का बी यानी रौद्र रस। किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि के विरुद्ध उत्पन्न क्रोध की परिपक्वावस्था को रौद्र रस के अंतर्गत निरूपित करते हैं। यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में क्रोध के कांपते हुए मनुष्य का वर्णन है, अतः रौद्र रस का स्पष्टीकरण हो रहा है, यानी कि 13वें का बी यानी कि रौद्र रस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 नीचे है। ठीक है, सदैव सच सच बोलने वाले को क्या कहा जाता है। सदैव सच सच बोलने वाले को सत्यवादी कहा जाता है, और वहीं स्पष्ट रूप से बोलने वाले को स्पष्टवादी कहा जाता है। या क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, सुन लिए सत्य अतीत हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। इसमें क्या है, तो इसमें 16 मात्राएं काउंट करके देख लेंगे। इसमें चौपाई है तो चौपाई ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो स्वागत का शुधन आगत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, जे तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जे तुम तारे तेते नभ में न तारे, तो इसमें हो जाएगा आपका यमक अलंकार। प्रस्तुत पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है किंतु उनके अर्थों में भिन्नता व्याप्त होती है, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो इसमें जे तुम तारे तेते नभ में न तारे, यहाँ पे तारे वर्ड्स का यूज़ बार बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। 18वें का कौन सा हो जाएगा, तो 18वें का सी यानी वीर रस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का देखते हैं, 6 चरणों वाले कुंडलिया शब्द के प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होती हैं, तो कुंडलिया में आपके 24 मात्राएं हो जाती हैं।
कुंडलिया, जो कि दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है। दोहा में क्या होता है, पहले और थर्ड में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा का जस्ट उल्टा सुरठा होता है, यानी कि पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13 हो जाएगा। और इसमें रोला में क्या होता है, रोला में 24-24 मात्राएं होती हैं और ये क्या होता है, दोहा और रोला के एडिशन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, भारत रत्न शब्द में कौन सा समास है। भारत रत्न शब्द में कौन सा समास है। भारत रत्न में कौन सा समास है। तो भारत रत्न में भारत रत्न में हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, यानी कि हो जाएगा आपका 20वें का सी। क्वेश्चन नंबर 21 का देखते हैं, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं किस में होती हैं। तो सोरठा में होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तत्सम और तद्भव, तद्भव मतलब हिंदी वर्ड, तत्सम मतलब संस्कृत वर्ड। तो इसमें से बोला है कि तत्सम शब्द कौन सा है, काम कारज कर्म रात। तो इसमें हो जाएगा आपका कर्म। कर्म क्या है, कर्म तद्भव है, और शब्द काम कारज रात ये शब्द क्या है, ये सब हैं आपके तद्भव। 23वें का देखते हैं, 23वें का, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व और द्वंद्व। तो इसमें हो जाएगा शुद्ध वाला द्वंद्व, यानी कि 23वें का डी। 24वें का देखते हैं, शब्द अलंकार के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो शब्द अलंकार के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो हो जाते हैं आपके 7 प्रकार। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा, पुनरुक्ति, पुनरुक्त व दाभास। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। धरती शब्द का पर्यायवाची मेदिनी हो जाएगा। धरती शब्द का पर्यायवाची मेदिनी है। शुभा तथा भारती सरस्वती का पर्यायवाची है, जबकि तटिनी नदी का समानार्थी है। धरती के अन्य पर्यायवाची धरा, धरती, पृथ्वी, मही, क्षिति, वसुधा, अवनी इत्यादि हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा, हर्ष मोह जड़ता, हर्ष मोह जड़ता, उत्सुकता, स्मृति, विषाद तथा गर्व आदि को रस विवेचन में क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो 26 का हो जाएगा डी, यानी संचारी भाव कहा जाता है। रस विवेचन में इस सबको क्या कहा जाता है, किसमें, हर्ष मोह जड़ता, उत्सुकता, स्मृति, विषाद, गर्व आदि को क्या कहा जाता है, संचारी भाव कहा जाता है। हर्ष हो गया, मोह जड़ता यानी कि 26 का डी, उत्सुकता, स्मृति, विषाद तथा गर्व आदि को रस विवेचन में संचारी भाव या व्यभिचारी भाव के रूप में जाना जाता है। संचारी भाव अस्थायी भाव के सहायक के रूप में काव्य रस के प्रवाह के दौरान घटते बढ़ते रहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों वहाँ कौन सा अलंकार होते हैं। एक ही शब्द के, वहाँ पे आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28वां देखते हैं, पच्छिक शब्द का अर्थ है, पच्छिक शब्द का अर्थ है 15 दिन वाला। पच्छिक, पाक्षिक, पाक्षिक, पाक्षिक का क्या अर्थ है, 15 दिन वाला। 15 दिनों की अवधि के लिए पाक्षिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का देखते हैं, अम्बुज शब्द किस का पर्याय शब्द है। अम्बुज है आपका समुद्र का, और समुद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द में सिंधु हो गया, जलधि हो गया, अर्डव, रत्नाकर, प्योधि, नदीस, उदधि इत्यादि हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का देखते हैं, सेना दल सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराती हैं। सेना दल सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराती हैं। 30वें का हो जाएगा ए, समूहवाचक का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31वां देखते हैं, बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वापर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका उपेंद्र व्रजा। उपेंद्र व्रजा 31 का हो जाएगा सी। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में उपेंद्र व्रजा छंद है। उपेंद्र व्रजा एक प्रमुख वर्णिक छंद है। ये क्या है, वर्णिक है। ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में 2 गुरु के साथ 11 वर्ण होते हैं। यहाँ पर इस छंद का प्रयोग किया गया है। बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, इसको ऐड करेंगे, मतलब सिर्फ वर्ड ऐड करना है, ना कि उसके जो मात्रा वगैरह हैं। तो ये 11-11 आएंगे। ठीक है। भरत मुनि के अनुसार रसों की कितनी संख्या है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 32वें हो जाएगा आपका। भरत मुनि के साथ रसों की संख्या 8 है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8 है। तो हो जाएगा आपका 32वें का बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देते हैं, जब उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पे हो जाएगा रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए वहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। 34वें का देखते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई,
जातन की झाई परे श्याम हरित धोती होई। तो इसका हो जाएगा 34 का सी, यानी कि ये क्या है, एक दोहा है। सबसे पहले इसका नंबरिंग करेंगे, फिर देखेंगे जो भी आएगा उसे टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का देखते हैं। किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है? देखो, अकर्मक और सकर्मक में दो अंतर से। अकर्मक यानी कि स्वयं द्वारा किया गया कार्य, सकर्मक मतलब दूसरे द्वारा करवाया गया कार्य। तो इसमें क्या हो जाएगा, सकर्मक, क्योंकि खुद ले जा रहा है तो सकर्मक हो जाएगा। तो 35 का डी हो जाएगा। ठीक है। 35, अनुभाव के कितने भेद माने जाते हैं? तो अनुभाव के हो जाएंगे 4 भेद। अनुभाव में आलंबन उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। किनको? आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं, जिनके 4 भेद हैं, कायिक, मानसिक, वाचिक और आहार्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय से हीन बताते हुए उसका तिरस्कार किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ होता है प्रतीप अलंकार। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय से हीन बताते हुए उसका तिरस्कार किया जाए, तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। यह अलंकार उपमा के ठीक विपरीत है। यहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय तथा उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कारपूर्ण उक्तियों द्वारा उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती है। यानी कि 37 का हो जाएगा ए, यानी प्रतीप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। विप्रलंब श्रृंगार की कुल कितनी कामदशाएं मानी गई हैं? विप्रलंब श्रृंगार की कुल कितनी कामदशाएं मानी गई हैं? तो विप्रलंब श्रृंगार की कुल 10 कामदशाएं मानी गई हैं। 39 देखते हैं। वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे, पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें हो जाएगा आपका धर्मवीर रस क्या होता है? धर्मवीर प्रभाव निष्पत्ति। वीर रस को काव्यचार्यों ने 4 भागों में विभक्त किया है: दानवीर, दयावीर, युद्धवीर और धर्मवीर। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा धर्मवीर। 39 का भी। 40 का देखते हैं। विस्मय किस रस का अस्थाई भाव है? विस्मय हो जाएगा आपका अद्भुत रस का। विस्मय अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वात्सल्यता, शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद तथा करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। 41, फूले कांस सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, प्रतीप, उपमा, रूपक। तो इसमें हो जाएगा उत्प्रेक्षा, यानी कि 41 का ए। उपयुक्त पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार की व्यंजना है। जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए, तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 42, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या ऐतिहासिक। तो हो जाएगा इसमें ऐतिहासिक, यानी 42वें का सी। 43 का देखते हैं। जहाँ उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे होता है अनन्वय, यानी 43 का डी। प्रश्नगत विकल्पों के अनुसार जहाँ उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। 43। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, उपमा अलंकार में कुल कितने तत्व होते हैं? उपमा अलंकार में कुल कितने तत्व होते हैं? उपमा अलंकार में 4 तत्व होते हैं। ठीक है। 45 देखते हैं। त और द को उच्चारण स्थल के आधार पे कहते हैं। त और द को उच्चारण स्थल के आधार पे कहते हैं। देखो, पहले क्या होता है? कंठ, फिर आपका मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा, फिर आपका ओष्ठ दंत। तो कंठ क वगैरह आ गया, तो इसमें हो जाएगा आपका दंत, यानी कि दंत में क्या है? द, त, थ, द, तो इसमें द आ जाएगा दंत। तो 45 का हो जाएगा सी, दंत। 46 का देखो 46 का देखिए चतुरानन शब्द। चतुरानन शब्द का सही समास क्या हो जाएगा? यानी कि हो जाएगा 4 हैं आनंद जिसके, अर्थात चतुरानन, यानी कि
बहुब्रीही में आता है 47 में जिसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 तक वर्ण हैं, उस छंद को क्या बोलते हैं? उसे सवैया कहते हैं। जिसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 तक वर्ण आते हैं, उस छंद को सवैया कहते हैं। जबकि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और मालिनी में 15 वर्ष होते हैं और बर्वे छंद में 19 यानी कि 12 से 7 मात्राएं होती हैं। 48 देखते हैं। रिक्त स्थान पर सही विकल्प का चयन करें। उसमें चूहा तक पकड़ने का साहस नहीं है, तो इसमें साहस हो जाएगा, यानी कि 48 का ए। 49 का देखते हैं। रसों का राजा किसे कहा जाता है? तो रसों का राजा सिंगार रस को कहा जाता है। रसों का राजा सिंगार रस को माना जाता है। रसों की संख्या 9 है। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह और हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। 45 जगन्नाथ शब्द कैसे कैसे बना? जगन्नाथ शब्द कैसे बना? तो जगत प्लस नाथ से बना है, तो संधि में देख लेंगे, आराम से हो जाएगा। बी 45 का भी। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 25 वर्ण होते हैं, 8 सगड़ तथा एक गुरु होता है, उसे क्या कहते हैं? जिस छंद के प्रत्येक चरण में 25 वर्ण होते हैं, वर्ण ना की मात्रा, वर्ण, 8 सगड़ और एक गुरु होता है, उसे सुंदरी कहते हैं। सुंदरी कहते हैं। या 22 वर्ड, 25 नहीं 22 वर्ड। 52, पता नहीं मिस्टेक दिया होगा शायद, 52 जो भी हो, 25 या 22 जो भी होगा देखना होगा। 52 किसी की शरण में आए हुए व्यक्ति को क्या कहते हैं? किसी की शरण में आए हुए व्यक्ति को शरणागत कहते हैं। 53 का देखते हैं। बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो बुढ़ापा आपकी भाववाचक है। बुढ़ापा शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण हैं अच्छाई हो गया, ये सब भाव से जनरेट होती हैं। अच्छाई, बुराई, अपनापन, बचपन, यौवन आदि से सब क्या है? ये सब भाव से जनरेट होती हैं, मतलब भाव से मानी जाती है। बुराई, अच्छाई, अपनापन, बचपन, यौवन, ये सब ठीक है, बुढ़ापा वगैरह। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 4 चरण वाला वह कौन सा छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 और 12 पर यति के साथ कुल 28 मात्राएं होती हैं? तो 28 में तो हरि गीतिका में ही 28 मात्राएं होती हैं, तो ठीक है। 55 का देखते हैं। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का भी मैंने देखा था हास होता है। हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है, ठीक है।